गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम प्रवीण कुमार। तो चलिए हम लोग अपने फोकस बैच में एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जो है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, सर बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली मैंने आपके लिए बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे खास इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या है वो इन्फॉर्मेशन? देखिए, बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस होकर चीज़ों को समझना पड़ेगा और थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे इन सब्जेक्ट में थोड़ा अपने आप को लो फील करते हैं और एग्ज़ाम में वो बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप ऐसा गलती ना करें। थोड़ा सा लेक्चर को आप सिंसियर लें और ट्राई करें कि एक बार में ही पूरे लेक्चर को कवर कर लें। ऐसा नहीं करना है कि अब बीच में हम लोग लेक्चर को पॉज कर दिए और बाद में हम लोग घूम फिर के आएंगे तो फिर हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे में आपका जो लेक्चर है उसका लिंक टूट जाएगा, फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये लिंक ना टूटे और आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम ही इंक्लूड किया है ताकि आप चीज़ों को समझते चलें और हम लोग बिल्कुल बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स को आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट विथ एग्जाम्पल। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और आपको कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखिए, जब आप कार्बोहाइड्रेट टर्म सुनते होंगे तो आपके माइंड में एक वर्ड आता होगा एनर्जी, और बिल्कुल सही भी है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का नाम सुनते हैं ना तो मेरे माइंड में आता है कि हाँ सर, इसका जो रिलेशन है ना वो एनर्जी से है। ठीक, एम आई राइट? आप लोग सबके माइंड में एनर्जी ही आता है ना कि कुछ और आता है? नहीं, एनर्जी ही आता होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो एनर्जी आता है। अब देखो, जब हमको भूख लगता है तो मोस्टली हम लोग ऐसे फूड को खाना पसंद करते हैं जिसमें क्या हो, एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है। जैसे कि आपका राइस हो गया, पोटैटो हो गया, इसमें क्या है, आपके ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है। आप नोटिस करना, इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमको क्या होता है, इससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली आपके एनर्जी का एक बेहतर स्रोत है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 एलिमेंट के मिलने से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किसका कॉम्बिनेशन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। आपको मैं प्रूफ करके बतलाता हूँ। देखिए, आपने ग्लूकोज का नाम सुना है एंड ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला भी पता होगा, C6H12O6। ये होता है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला, याद है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। देखो, अब ये जो ग्लूकोज है वो देखिए आप यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। बट एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देगा। वो क्या करेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन भी ऐड कर देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो नाइट्रोजन ऐड कर दिया है तो ये कार्बोहाइड्रेट को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये प्रोटीन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन को इंडिकेट करने के लिए क्या एसेंशियल है, कौन से एलिमेंट की जरूरत पड़ती है हमको? नाइट्रोजन की। ठीक, फिलहाल अभी हम लोग प्रोटीन को अवॉइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट पे ही फोकस करते हैं। ठीक है भाई, चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। नाउ कार्बोहाइड्रेट का यदि हम रेशियो की बात करें, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अभी मैं जो आपको पॉइंट बतला रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा पॉइंट, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो है वो 1:2:1 होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैसे होता है? अब मैं आपको बतलाता हूँ। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसको जरा आप क्रॉस कीजिए, 6 1 6, 6 2 12 और वापस 6, तो रेशियो क्या मिल गया आपको? 1:2:1। तो 1:2:1 किसका रेशियो है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का रेशियो है। ठीक है, बट एक्सेप्शन है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी प्रेजेंट हैं। वो एक्सेप्शन आपसे पूछ लिया जाएगा। ये तो सब याद रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का रेशियो 1:2:1 होता है, बट एक्सेप्शन से वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो इसका एक्सेप्शन क्या है? आपने डीएनए का नाम सुना है?
बिल्कुल, इसके फुल फॉर्म भी आप जानते होंगे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डी है ना, वो एक शुगर को इंडिकेट करता है, जो है आपका डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज एक क्या है, शुगर है। इसका फार्मूला क्या होता है, C5H10O4। ये जो है डीऑक्सीराइबोज को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब जरा इसको उस पे क्रॉस करो। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ तक तो ठीक है। बट देखो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे तो 1 होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। डीऑक्सीराइबोज याद रखना, ये वो शुगर है जो एक्सेप्शन है, 1:2:1 पे फिट नहीं होता है। एम आई राइट? चलो, आप लोगों को क्लियर होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए, आल्सो कॉल्ड सेखेराइड, हम लोग कार्बोहाइड्रेट को सेखेराइड बोलते हैं, जिसके मतलब शुगर भी होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब क्लासिफिकेशन तो पढ़ेंगे मोनोसेखेराइड, डाइसेखेराइड, पॉलीसेखेराइड। तो मोनो और सेखेराइड, तो सेखेराइड का मतलब आप याद रखना शुगर की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, मोनोसेखेराइड और डाइसेखेराइड। अब कॉम्प्लेक्स जो है वो डिवाइड होता है पॉलीसेखेराइड में। ठीक है, अब मज़े की बात क्या है वो देखो, आपको ये तो याद रखना ही रखना है, साथ में इसके एग्जाम्पल याद रखनी है। एग्जाम्पल पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो मोनोसेखेराइड का एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। मेरे साथ फिर से बोलिए, मोनोसेखेराइड का एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। थोड़ा एक्टिव रहा करो यार। क्या आप लोग ऐसा नहीं हो रहा ना कि नींद आ रहा है आपको? थोड़ा एक्टिव रहो और मेरे साथ चीज़ों को रिकॉल करो और ट्राई करो कि ये सारे इन बिटवीन लेक्चर ही आपको याद हो जाए, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो मोनोसेखेराइड का एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। डाइसेखेराइड का एग्जाम्पल बोलिए, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ठीक, पॉलीसेखेराइड का एग्जाम्पल स्टार्च, फाइबर, ग्लाइकोजेन। ठीक है, क्लियर होता है यहाँ तक? तो अभी तक क्या पढ़े हम लोग, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन में क्या देखा हमने, कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल को दो पार्ट में डिवाइड किए, मोनोसेखेराइड, डाइसेखेराइड, और कॉम्प्लेक्स को फिर पॉलीसेखेराइड में डिवाइड कर दिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। डाइसेखेराइड का एग्जाम्पल हो गया माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। और पॉलीसेखेराइड का एग्जाम्पल हो गया स्टार्च, फाइबर, ग्लाइकोजेन। वेरी गुड। नाउ अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है डिफाइन मोनोसेखेराइड विथ एग्जाम्पल। आपको बतलानी है कि मोनोसेखेराइड क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है, और जो एग्जाम्पल आप दोगे उसको आपको ड्रॉ करके भी दिखाना है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। देखिए मोनोसेखेराइड क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख देना कि मोनोसेखेराइड एक सिंपलेस्ट शुगर है। ठीक है, मोनोसेखेराइड इज अ सिंपलेस्ट शुगर। अब मजे की बात, इसको आप कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। ये तो सिंपलेस्ट शुगर है, यहाँ तक तो ठीक है, बट मोनोसेखेराइड को आप वापस ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि आप ग्लूकोज का ही एग्जांपल लेके चलो, C6H12O6, इसको यदि आप ब्रेक करोगे ना तो ये CO2H2O प्लस एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मोनोसेखेराइड को हम लोग वापस ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CxH2O और यहाँ पे जो X है वो बराबर होता है, इक्वल टू होता है Y से। क्यों, यहाँ पे देखो C6 है, यहाँ O भी 6 है, यहाँ पे भी क्या होगा, देखिए यहाँ पे X क्या है, C है, X को हम 6 मान लेते हैं तो Y भी क्या होगा, 6 होगा। ठीक, तो ये भी आप याद रखना। Now come to the next point. A structure of सेखेराइड either ring और चेन। जो स्ट्रक्चर है सेखेराइड का वो रिंग फॉर्म में भी हो सकता है और चैन के फॉर्म में भी हो सकता है। हम लोग आगे देखेंगे इसके स्ट्रक्चर किस तरह के पॉसिबल हैं। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखो, मोनोसेखेराइड जो है वो रिंग के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और वो चैन के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है भाई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। मैंने आपको एग्जाम्पल पीछे बताया भी है, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ तक क्लियर होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल का हम लोग डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे देखो ये ग्लूकोज है,
ये फ्रक्टोज है, ये ग्लैक्टोज है, ये रिंग फॉर्म डायग्राम है। ठीक है, इसके चैन फॉर्म देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखो। और चैन फॉर्म में एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बतानी थी, ये तो रिंग फॉर्म है आप लोगों को पता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका चैन फॉर्म है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोनोसेक्राइड का जो एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, वो रिंग फॉर्म में भी पाया जाता है और आपके चैन फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जिस पे क्वेश्चन आता है मैं आपको वही पॉइंट बतलाने वाला हूँ और आपको याद रखना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, बट डिफरेंस कहाँ पे है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो डिफरेंस कहाँ पे देखिए, ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप अप्लाई होता है वो अल्डिहाइड अप्लाई होता है, जबकि फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप अप्लाई होता है वो आपका कीटोन होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आप याद रखना कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अप्लाई होता है, फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप अप्लाई होता है। ठीक, चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका डिफाइन डाइसेकेराइड विथ एग्जाम्पल। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, मोनोसेक्राइड, उसके एग्जाम्पल और उसके डायग्राम। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डाइसेक्राइड क्या होता है, उसके एग्जाम्पल आपको बतलानी है और उन एग्जाम्पल के आपको स्ट्रक्चर भी बतलानी है। तो अब देखिए डाइसेक्राइड क्या होता है। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड को फर्दर हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और ये डाइसेक्राइड है ना, ये दो मोनोसेक्राइड यूनिट के मिलने से बनता है। ठीक है, और वी कैन से जब हम लोग डाइसेक्राइड को ब्रेक करेंगे तो ये दो मोनोसेक्राइड में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी आप कैसे याद रखते हो, ये भी आप बोल सकते हो कि दो मोनोसेक्राइड जब मिलेंगे तो डाइसेक्राइड बनेगा। आप ये भी बोल सकते हो कि जब डाइसेक्राइड को ब्रेक करेंगे तो दो मोनोसेक्राइड यूनिट में ब्रेक कर जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बतलाता हूँ, देखिए आप यहाँ पे जरा, जैसे कि आपका लैक्टोज, लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है। ठीक है, इसको यदि आप ब्रेक करोगे ना तो ये टूटेगा आपका ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। ठीक है, तो अब देखो है ना, यहाँ पे डाइसेक्राइड है, लैक्टोज आपका डाइसेक्राइड है, इसको आपने ब्रेक किया तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ब्रेक हो गया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो लैक्टोज, लैक्टोज जो है वो आपका एक डाइसेक्राइड है, इसको ब्रेक करोगे तो ये ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा और ये क्या है, मोनोसेक्राइड। ठीक है, चलिए माल्टोज की बात करें। अगेन माल्टो एक क्या है, माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, इसको यदि आप ब्रेक करोगे तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा, तो ये दो यूनिट देगा ग्लूकोज का, और अगेन ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि हम लोग डाइसेक्राइड को ब्रेक कर रहे हैं तो दो मोनोसेक्राइड यूनिट हमको मिल रहा है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो डाइसेक्राइड है वो दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बनता है। नो सुक्रोज, ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं डाइसेक्राइड के, है ना। तो सुक्रोज को ब्रेक करोगे तो ये आपके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाएगा। ठीक, आ रहा समझ में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डाइसेक्राइड क्या होता है। ठीक है, दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स के मिलने से बनता है। ऑल डाइसेक्राइड आर सोल्यूबल इन वाटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जितने भी डाइसेक्राइड हैं आपका माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और इनका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, काफ़ी मीठा इनका टेस्ट होता है, और सो दे कैन, हम लोग इसको शुगर बोल सकते हैं, क्योंकि मीठा टेस्ट है तो शुगर बोलेंगे। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखना, डाइसेक्राइड पानी में घुल जाता है और स्वीट टेस्ट होने के कारण इसको हम लोग शुगर बोलते हैं। एग्जाम्पल माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। आई होप आपको एग्जाम्पल याद हो गया होगा। देखिए अब स्ट्रक्चर हम लोग जरा नोटिस करते हैं। देखिए ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है, आपको क्या करनी है, इन स्ट्रक्चर को बार बार बनानी है ताकि आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाए, एग्जाम में आप किसी तरह का कोई गलती ना करें। ठीक है, तो माल्टोज, माल्टोज किससे मिलकर बना है, ये ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज। जब दो ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो आपस में एक, यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जब दो ग्लूकोज मिलेंगे तो बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है मैं आपको आगे बतलाऊंगा। ठीक है,
तो माल्टोज समझ में आया, किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, ग्लूकोज ग्लूकोज। नाउ लैक्टोज का स्ट्रक्चर देखिए ये है, और इस स्ट्रक्चर को आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है। और लैक्टोज किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक। और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। चलिए, तो बॉन्ड पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नाउ सुक्रोज, सुक्रोज किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनता है भाई, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा, ठीक। आया समझ में। तो आपको क्या करना है, इन सारे स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करनी है ताकि ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाए, ठीक है, और एग्जाम में आप गलत ना करो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइंड पॉलीसेकेराइड विथ एग्जांपल्स एंड आल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। आपको बतलानी है पॉलीसेकेराइड क्या होता है, उसके एग्जाम्पल का आपको डायग्राम भी बनाकर दिखलाना है। तो चलिए, वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई डाइसेकेराइड को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट देगा। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप उसको ब्रेक करोगे तो 10 मोनोसेकेराइड यूनिट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जब आप पॉलीसेकेराइड को ब्रेक करोगे ना तो यहाँ पे आपको 10 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगे, ठीक है। कई बार ये 10 से ज़्यादा भी होते हैं, तो बट हम लोग मोस्टली 10 लेके चलेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि आपका डाइसेकेराइड वाटर में सॉल्युबल था और इनका टेस्ट स्वीट नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग शुगर नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है, बट इसको हम लोग याद रखना है कि इसका जो टेस्ट है वो स्वीट नहीं होता है। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर को देखिए आप यहाँ पे, ये है आपका स्टार्च का डायग्राम, आपको फिर से वही करनी है, प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। ये देखिए सेल्यूलोज का डायग्राम है, और ये देखिए आपका ग्लाइकोजेन का डायग्राम है। मैं तो यही एग्जाम में करता था, जब आपके टाइम में पढ़ता था ना, तो मैं यही क्या करता था, मैं इन डायग्राम को बार बार बनाता था, बार बार कॉपी में बनाता था, तो ये डायग्राम हमारे माइंड में आ गया था। जस्ट आपको भी यही करनी है, ये डायग्राम पे बार बार प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको भी ये डायग्राम इजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। नाउ हम लोग यहाँ पे 2 टर्म पढ़ेंगे, पीएच बफर क्या होता है, पीएच अलग है, बफर अलग चीज़ है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, डिफाइन पीएच एंड बफर। तो पीएच क्या होता है, हम लोग सबको पता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। याद था ना कि भूल गए थे, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब देखिए पीएच क्या होता है, आप लिखा हो बाद में पढ़ना, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ पीएच क्या होता है। पीएच एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मेज़र करते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। यदि मैं आपको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ और आपको मैं बोलूँ कि भाई ये सॉल्यूशन को आप पता करो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो आप क्या करोगे, इस पीएच का यूज़ करोगे, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो इसी को हम लोग पीएच बोलते हैं, लिखा हुआ पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच, पीएच का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, मोस्टली हम लोग पीएच का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या आपका न्यूट्रल है। तो देखिए, अगर आपको पता है ना कि मोस्टली हम लोग पीएच जो है आपका 0 से 14 तक होता है। अगर पीएच आपका 7 आया एग्जैक्ट, अरे भाई तीनों का बीच में क्या हो गया, 0 से 7, फिर 7 से अपना इधर 14, तो अगर 7 आया तो क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल का एग्जांपल क्या है, वाटर। वाटर क्या है, न्यूट्रल होता है, ठीक। पीएच अगर 7 से कम हुआ, 7 से कम हुआ तो वो एसिडिक हो जाएगा, और अगर 7 से अधिक हुआ तो वो बेसिक हो जाएगा, ठीक। आया समझ में। चलिए नो, यहाँ पे आप थोड़ा नोटिस करना, ये आपका पीएच स्केल है। आप लोग ये वर्ड पहली बार नहीं सुन रहे हैं, आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस में नहीं बतला रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पीएच स्केल, ये आपका न्यूट्रल है, 7 न्यूट्रल है। तो पहला तो बेसिक क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ दिया करता है कि पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, तो 0 से 14 तक होता है। आप ये पॉइंट याद रखना, 0 से 14 तक होता है आपका पीएच स्केल। कई लोग इसमें भी गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर ये आपका 7 न्यूट्रल है, अगर 7 से इधर जाओगे तो एसिड क्या होगा, बढ़ेगा। जितना आप आगे चलोगे उतना एसिडिटी बढ़ेगा। जैसे देखो ना, 5 थोड़ा कम एसिडिक है,
3 ज़्यादा एसिडिक है, 2 ज़्यादा एसिडिक है। तो जैसे आप न्यूट्रल से इधर बढ़ोगे आपका एसिडिटी बढ़ेगा। अब जैसे आप 7 से इधर बढ़ोगे तो आपका अल्कलाइन या बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आपसे यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताओ 5 का एसिडिटी करेक्टर ज़्यादा होगा या फिर 3 का ज़्यादा होगा। तो 3 का ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि आप इधर से जैसे इधर बढ़ रहे हो तो एसिडिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ठीक सेम वही चीज़ बतला रहा है ना। मैं आपको बार बार डायग्राम दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। चलिए बफर सॉल्यूशन पे आते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए बफर सॉल्यूशन मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, लिखा हुआ बाद में पढ़ना आप। देखो बफर सॉल्यूशन क्या बोलता है कि भाई अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड मिला दें और सपोज देखो ना ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका अपना कुछ पीएच मान लेते हैं हम लोग, इसका पीएच मान लेते हैं हम लोग 5 मान लेते हैं, ठीक है, इसका पीएच 5 है। जस्ट हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 5 है। इस पे हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड मिला दें तो भी इसका पीएच क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 5 ही होता है। अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट में बेस मिला दें तो भी इसका पीएच 5 ही होता है। मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड मिला दें या फिर स्मॉल अमाउंट में बेस मिला दें फिर भी उसके पीएच में कोई परिवर्तन ना आए तो उसको क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है। बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच रेसिस्ट, ठीक है, चेंज पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेसिक इज एडेड, ठीक है। तो अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस मिला दें फिर भी उसका पीएच में कोई परिवर्तन ना आए तो उसको क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, क्लियर होता है यहाँ तक। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा ब्लड है। जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना बफर का वो आपका ब्लड है। अब आप बोलोगे सर ब्लड कैसे, देखो ब्लड का पीएच होता है आपका 7.4, ठीक, ये होता है आपका ब्लड का पीएच। अब आप कई बार ऐसे चीज़ खाते होंगे जिनमें एसिड करेक्टर ज़्यादा हो, कुछ ऐसे चीज़ खाते होंगे जिसमें बेस का करेक्टर ज़्यादा हो, है ना। आप तो डिफरेंट तरह के फूड कंज्यूम करते हो, है ना, तो हर का पीएच अपना अलग अलग होगा। अब अलग अलग पीएच का आप फूड कंज्यूम कर रहे हो फिर भी आपका ब्लड का पीएच कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाके समझाऊं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। छोड़ो, मैं आप इतना ही रखो, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो डिटेल में। अब इतना सिर्फ समझो कि अगर कोई सॉल्यूशन में हम स्मॉल अमाउंट में एसिडिक मिला दें या फिर बेस मिला दें तो क्या होगा, तो उसके पीएच में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ेगा, उसको हम लोग बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ, छोड़ो, है ना, बट मोस्टली आप ये चीज़ याद रखना, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहा था बट बता देता हूँ, आप बस इसको माइंड में रखना। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आप खुद सोचो क्या ये पॉसिबल है, आप खुद सोचो ना, आप ईमानदार हो, खुद सोचो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम एसिड मिला दें या बेस मिला दें तो पीएच एकदम जो है वही रहेगा, माइनर तो आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पीएच है एकदम बिल्कुल वही कांस्टेंट होता है, माइनर वेरिएशन उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ माइंड में रखना, बट आप एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, ठीक। आ रहा समझ में। चलिए तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, ब्लड। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बोलता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। कितना बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, है ना, और पूछ लिए जाते हैं बच्चे, इसमें गलती कर बैठते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो पहली बात है आप याद रखना, वाटर का स्ट्रक्चर वी शेप होता है। देखो है ना, वी शेप है कि नहीं, तो वाटर का स्ट्रक्चर वी शेप होता है, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, है ना, आ रहा है समझ में। तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखना है आपको। चलिए नो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो सबसे पहला इजी है, कलरलेस होता है, इसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता है। वाटर को आप जिस तरह के बर्तन में रख दोगे, जिस तरह के सामग्री में रख दोगे वो उस शेप को ले लेगा, तो इसका अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अब जो बर्तन में आपने रखा है वाटर को, वो जिस कलर का है आपको वाटर उस कलर का दिखाई पड़ेगा, है ना। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म इन नेचर। वाटर जो है वो हमारे नेचर में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब नेक्स्ट बोलता है पोलरिटी इन नेचर। बिल्कुल वाटर को आप ब्रेक करो क्या होगा, H+ OH- में ब्रेक कर जाएगा, तो इसमें भी अपना क्या होता है, चार्ज होता है ना, तो इसलिए पोलरिटी नेचर को शो करता है। नो सरफेस टेंशन, बिल्कुल सरफेस टेंशन वाटर का भी होता है। कैसे आप बोलोगे सर कैसे, देखो
आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम लोग वाटर में जो होता है ना ब्लेड, अरे भाई जो नहीं मिलता है ब्लेड जिससे हम लोग बचपन में अपना कुछ काम किया करते थे, आज भी हम लोग जो सेविंग वगैरह करते हैं, है ना, तो ब्लेड को आप क्या करो, ऊपर से रख दो। वो ऐसा नहीं करना है कि आपको प्रेशर के साथ रखना है, ऊपर से आप सिर्फ स्लाइटली छोड़ दो, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ वो फ्लड करने लगेगा, तैरने लगेगा। ठीक है, आप जस्ट एक और एग्जांपल नोटिस करो। क्या देखा होगा आपने कि कई बार क्या होती है कि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो पानी के ऊपर चल इजिली भाग पाते हैं, एकदम इजिली भाग जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो मोस्टली सरफेस टेंशन का फ़ायदा उठाते हैं। तो सरफेस टेंशन समझ आ गया क्या होता है। चलिए, तो ये भी वाटर का नेचर है। कोहेशन, कोहेशन देखो आप, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका हमेशा स्फेरिकल ही होता है, स्क्वायर फॉर्म में नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ कोहेशन। ठीक है, एडहेशन, एडहेशन का मतलब होता है चिपक जाना। एडहेयर का मतलब क्या होता है, चिपक जाना। तो आपने नोटिस किया होगा जब आप कार धोते होंगे, अपना बाइक धोते होंगे, फिर आप उसको पोंछ दीजिए, पोंछने के बाद भी आप नोटिस करना उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होंगे, बचे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होता है आपका एडहेशन। एडहेशन को समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। देखिए, ये आपका प्लांट है, ये आपका जाइलम फ्लोएम यहाँ पे होंगे। तो क्या होता है मोस्टली कि आपका जो फ्लोएम होता है, आपका जो जाइलम होता है, उसमें हल्का अमाउंट में क्या होता है, वाटर ऐसे से लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब उसमें वाटर चिपके होंगे, है ना। तो जब वाटर को ये प्लांट अपने तरफ खींचता है तो इसी का वो फ़ायदा उठा के, एडेशन का वो फ़ायदा उठाता है और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। तो एडेशन का प्रॉपर्टीज आपको प्लांट में भी देखने को मिलता है। तो एडेशन भी एक नेचर है वाटर का। अरे आप नोटिस करो, इसको आप समझ नहीं पाए तो ऐसे समझो, यहाँ एक वाटर का ड्रॉप है, यहाँ एक वाटर का ड्रॉप है, आप क्या करो, स्लाइटली इसको ऐसे कर दो, तो ये आपस में क्या होगा, पकड़ के एक बड़ा सा ड्रॉप बन जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये एडहेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। नो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आपको पता है कि वाटर में आप सारे चीज़ को घोल सकते हो। अब सारे कुछ में एक्सेप्शन तो होंगे, बट मोस्ट चीज़ क्या होते हैं आपके वाटर में घुल जाते हैं। तो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक हम लोग और न्यूमेरिकल करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बोलता है फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन विच हैज़ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। पहले तो आप पीएच का फॉर्मूला पढ़ लीजिए। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10, है ना, टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद हुआ, फॉर्मूला आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक, अब इसी फार्मूला पे हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोजन ही हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होता है ना, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या गिवन है हम लोगों को। फाइंड पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन विच हैज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज 10। तो आपको ये दे दिया है 10, आपको हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन दे दिया है 10। ठीक है, 10 टू द पावर -3 दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक। आपको क्वेश्चन में बोला है कि भाई पीएच आप फाइंड करो जब आपका हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल से डेफिनेशन इसका बनेगा। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 टू द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्या है, 10 टू द पावर -3। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि जब हम लोगरिथमिक पढ़ते हैं तो ये माइनस उठ के इधर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3 लॉग बेस 10, फिर है ना 10 टू द पावर 10, ये 10 यहाँ पे बच गया ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब लॉग 10 टू द बेस 10 पावर 10 क्या होता है, लॉग बेस 10 टू द पावर 10 इज इक्वल टू होता है 1। तो 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3, और 3 क्या शो करता है, आप पीएच देखे हो ना, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या हो गया आपका 6 5 4 3, तो 3 इधर आता है, आपका लेस देन 7 है, दैट मीन्स कि ये एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। तो आप इस न्यूमेरिकल को समझ पाए या नहीं समझ पाए। चलिए मैं समझा देता हूँ फिर से। देखिए मैंने आपको बताया कि पीएच का जो
फॉर्मूला होता है -log/10 टू दी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट है ना वो कंसंट्रेशन को शो करता है। ठीक, तो पीएच में अब क्या हुआ, से हम लोग सिर्फ ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 10⁻³ लॉगरिथमिक में क्या होता है, ये जो आपका पावर है ये इधर आ जाता है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, तो 3 log 10 टू दी पावर 10 और log बेस 10 टू दी पावर 10 इज इक्वल टू होता है 1, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3 और 3 शो करता है आपका एसिडिक नेचर को। तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया आपका एसिडिक हो गया। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे और वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस, तो आपको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर हम अपने लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके मिलेंगे। देखो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कम इंक्लूड इसलिए करा ताकि ये सब्जेक्ट जो है आपका बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स वो टोटली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रखेंगे तो आपका माइंड थोड़ा चीज़ों को कैच नहीं कर पाएगा इजिली, तो इसलिए हम लोग आराम से पढ़ेंगे, हार्डली 5-6 क्वेश्चन को करेंगे एक लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।